So friends, we will try to start a new chapter today. The chapter is chapter 10, gravitation. In NCERT it has been given as the chapter 10. Okay. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि in chapter 8 we studied what is motion. When we studied motion, we said that if there is any object which is changing its position with the progression of the time with respect to some reference point, then that is in motion. Okay. फिर हमने पढ़ा forces and laws of motion. तो हमने ये जाना कि फोर्स इज दी जो कॉज है, हमने ये जाना कि फोर्स इज दी कॉज ऑफ मोशन. मोशन का जो कारण है वो फोर्स है. इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, देयर विल नॉट बी द चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. If it is moving with a uniform velocity, it will keep on moving. If it is at rest, it will be in rest until and unless there is no unbalanced force. मैंने बोला कि pause पढ़ा. तो हमें अभी तक दो बातें समझ में आ गई कि मोशन क्या है और फोर्स क्या है, और फिर हमने उसमें तीन लॉज पढ़े जो न्यूटन के तीन बेसिक लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ. फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है. ठीक. अब हम एक और बात ध्यान दें. जब हमने ये जो कुछ भी हमने पढ़ा अभी तक, ये हमने पढ़ा कांटेक्ट फोर्सेस. आपको याद है इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्सेस आई टोल्ड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस. कुछ ऐसे फोर्स हैं जो आपके कांटेक्ट में आने के बाद ही आपको लगते हैं. कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो विदाउट कांटेक्ट में आए लगते हैं, जैसे ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था, जैसे हमने फोर्सेस विदाउट कांटेक्ट, forces without contact. ठीक है, क्या क्या थे वो? ग्रेविटेशन था. ओके. वो क्या था? मैग्नेटिक फोर्सेस थे. मैग्नेटिक फोर्सेस हैं. ओके. न्यूक्लियर फोर्सेस हैं. ठीक है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस वी वर स्टडीइंग. ओके. और भी काफी सारे फोर्सेस हैं. आज हम जो अपना फोकस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन पे. किस पे? ग्रेविटेशन पे. ठीक है. तो हमने क्या क्या पढ़ा ग्रेविटेशन के बारे में? हम क्या कुछ जानते हैं क्या? डू वी नो एनीथिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हम सभी एक बात जानते हैं कि धरती जो है, जो अर्थ है, वो सूरज के चक्कर लगा रही है. इतना हम जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ is revolving around the sun. ठीक है, इतना हम जानते हैं. मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ये सारी बातें हम अपने अनुभव से, अपनी साइंटिफिक नॉलेज जो हमने डेवलप की है, इन सबसे हम जानते हैं. हमें एक और बात मालूम है कि मैं अगर ये ऊपर फेंकूं तो ये नीचे लौट के आ जाता है. ये ऊपर फेंकूं तो ये नीचे लौट के आ जाता है. दैट अर्थ attracts everybody towards itself. इतना हमें मालूम है. इतना हमें मालूम है भाई. ये इससे साबित हो गया कि अर्थ हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है
अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये कब आया था? न्यूटन साहब जो हैं, आइजैक न्यूटन, वन ऑफ द बिगेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ वर्ल्ड, 1668 में इनका जन्म हुआ एक सामान्य से फार्मिंग फैमिली में, खेती बाड़ी करने वाले गांव के परिवार में। और ये फिर इनका मन नहीं लगा उस व्यवसाय में जो पारिवारिक व्यवसाय था, एंड देन ही लेफ्ट एंड ही स्टार्टेड स्टडीइंग, एंड विद द टाइम ही बिकेम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ वर्ल्ड। इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, यहाँ पे आराम से चुपचाप, और ऊपर से एक सेब टपका, एप्पल। टपका और इनके सर पे गिर गया। सो ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एज वेल एज अ फिलोसफर। सो ही आस्क्ड अ क्वेश्चन कि ये एप्पल यहां से गिरा तो ये मेरे ऊपर, ये नीचे ही क्यों आके गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया? तो उन्होंने इससे एक बहुत बेसिक सी बात ये समझी कि फिर उन्होंने क्या किया, खुद भी उछल कूद की होगी, कूदे होंगे 4-5 चीजों पे, और सारी की सारी आके जमीन पर गिर जाते हैं। तो इन्होंने बेसिक बात ये लगाई कि अर्थ भाई कॉमन चीज है ना, अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरीवन, each body towards it। ठीक है, ये जो बात है इनके दिमाग में आया कि यार ये बात तो ठीक है, चलो कि अर्थ सबको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, इसमें चलो कोई दो राय नहीं। तो इस सेब को क्यों खींच रहा है? ऊपर जो सूरज हैं, चांद हैं, उन्हें भी खींच रहा होगा, ठीक है, उन्हें भी खींच रहा होगा। जब इसकी प्रवृत्ति है किसी को भी अपनी तरफ खींचने की, तो सूरज चांद सबको खींच रहा होगा। लेकिन वो तो आके नहीं गिरते नीचे, वो तो आके नहीं टप से टपक जाते हैं, ये नहीं टपका खाली। तो इसमें बहुत ही डिटेल्ड स्टडी उन्होंने की। अच्छा, तब तक उनके दिमाग में एक और बात आई, न्यूटन्स थर्ड लॉ वाली। एट द सेम टाइम न्यूटन्स थर्ड लॉ केम, was there already। उन्होंने ये सोचा कि if the earth is attracting this apple, means it is putting some force of attraction on this apple, so will this apple bear it? सेब छोड़ देगा क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? There is always a equal and opposite reaction। तूने मुझको खींचा, तूने मुझको इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो मैं भी लगाऊंगा तेरे पे किधर, ठीक उल्टी डायरेक्शन में, और उतना ही फोर्स। तो उनके दिमाग में एक और बात आई कि यार इसने इस पे लगाया, इसने भी इसी के ऊपर इतना लगाया, लेकिन ये तो यहां आ गया, लेकिन ये कहीं नहीं गया। ये भी एक क्वेश्चन उठा। तो दो क्वेश्चन उनके बीच में बहुत ही बेसिक उठे उनके दिमाग में। समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन थे और फिर उसका क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आया। सो बाय द एक्टिविटी व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन द अर्थ and an apple fell on his head, he concluded two things. Number one, that earth attracts everyone, but there were two questions which came in his mind. Number one, why other things like moon, sun doesn't fall on earth। एक तो ये बात आ गई, ठीक है। नंबर 2, why don't earth
get affected and go or leave away by the reaction force. ठीक, सही है। दो बातें उनके दिमाग में आई, बेसिक बात। एक तो भाई ये सूरज चांद ये क्यों नहीं आके गिर जाते हैं? कोई भी लॉजिकल आदमी यही बात करेगा। सेब गिर रहा है और कोई गिर नहीं रहा साहब, छोटी छोटी चीजें गिर रही खाली। दूसरी बात, अर्थ ने उस पे लगाया तो उसने भी अर्थ पे लगाया, अर्थ कहीं ना हिल रही साहब, अर्थ वहीं की वहीं पड़ी मौज में, अर्थ को कुछ ना हो रहा। तो फिर न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ याद किया। सेकंड लॉ क्या है? एक्सेलरेशन इज F इज इक्वल टू m इंटू ए, जो क्या कहता है कि A इज इक्वल टू कैपिटल F बाई m। जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है किसी भी बॉडी पे आउट ऑफ एनी फोर्स, वो उसके मास के डिस्प्रपोर्शनल है। मतलब मास जितना ज्यादा, एक्सेलरेशन उतना कम। हायर द मास, लेसर द एक्सेलरेशन। तो जो उनकी दूसरी शंका थी सेब वाली, एप्पल वर्सेस अर्थ वाली, वो इससे ही खत्म होती नजर आई कि भाई क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कि उस पर एक्सेलरेशन बहुत ही कम वैल्यू का आ जाता हो। क्या आता हो? एक्सेलरेशन बहुत ही कम वैल्यू का आ जाता हो। चलो साहब, लेकिन पहली वाली समस्या को भी धीरे धीरे उन्होंने सॉल्व किया और उन्होंने ये समझा कि ये सब के सब ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ पे है, लगभग एक सर्कुलर पाथ पे है, जिसमें जो जैसे सन ही है, जैसे सन है, सन, यह है अर्थ, यह है अर्थ। ठीक है, तो सन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को, ये सन खींच रहा है उसे, ये एक्चुअली एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। इसके बारे में हमने कब पढ़ा है? हमने यूनिफॉर्म सर्कुलेशन जरा बड़ा पढ़ा है, हम आगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ये फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है और आपको सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए ये फोर्स आवश्यक है। ठीक है, खैर अभी हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की। तो न्यूटन साहब ने समझते समझते सब मिला जुला के ये समझा कि दुनिया की जितनी भी बॉडी हैं, अगर उनमें जरा भी मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी बाय अ पर्टिकुलर फोर्स। सो द ऑल बॉडीज इन यूनिवर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। पहली बात तो पक्की हो गई कि खाली अर्थ नहीं अट्रैक्ट करता है सेब को, सेब भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। खाली धरती मुझे नहीं खींचती, मैं भी धरती को खींचता हूं। जिसके पास भी मास है, यूनिवर्स हैविंग मास कर दो, चलो भाई से, हैविंग मास, जिनके पास भी मास है इस दुनिया में, वो दूसरे मास वाली बॉडी को जरूर और जरूर अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? जरूर और जरूर अट्रैक्ट करेगी। और ये यूनिवर्सली ये नियम लगता है। दैट इज व्हाई दिस लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ।
any entity having a mass will certainly attract other entities having the mass in the world. अब कई सारे क्वेश्चन ये बोलते ही 1000 क्वेश्चन आके खड़े हो गए. How will I calculate the force? How will I calculate the force? Then why don't everything moves here and there under this force? न्यूटन साहब तो ये बात कह के निकल गए, लेकिन मुझे तो सब कुछ यहीं का यहीं लग रहा है. ना ही मैं इस बोर्ड के पास खींचा जा रहा हूं, क्या वो कुर्सी मेरे पास खींची आ रही है, क्या ऊपर पंखा लटक रहा है मेरे पास खींचा, मैं तो सबके सब यहीं पड़े हुए हैं. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के सामने आ गया कि अगर दुनिया में हर बॉडी जिसके पास कुछ मास है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो हम स्थिर क्यों हैं? मैं यहीं का यहीं स्टेबल क्यों हूं? मैं उनके क्यों नहीं चल जाता? मैं चिपक नहीं जाता? So then there was a need of a law which validates and gives you some better conclusions over it. Okay? तो चलिए साहब, इसका एक after a lot of studies, Newton gave this law and he gave it like this. Let us assume there are two bodies. This is small m. इसका मास क्या है? Small m. इसका मास क्या है? मास है कैपिटल m. क्या मास है? स्मॉल m और कैपिटल M, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल t. ओके, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल t. तो न्यूटन ने एक बात तो बता ही दी थी कि जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा. तो उसने एक और बात बताई, वो इनको जो मिलाने वाली बॉडीज हैं अट्रैक्टिव नेचर का, और इसके इस लाइन में होगा. ठीक है, तो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा. ये इसको खींचेगी और ये बॉडी इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी और ये इसकी तरफ इधर की. डायरेक्शन क्लियर हो गई. नाउ देयर इज द क्वेश्चन ऑफ द अमाउंट ऑफ द फोर्स, magnitude of the force. So he told that the magnitude of the force will be what? Proportional to multiplication of both of the masses. दोनों के मास की गुणा, multiplication on both of the masses divided by the square of the distance between them. The square of the distance between them. ठीक है, समझ में आ गई भाई बात? तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल को आप जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप कांस्टेंट पे करते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है. That will be, और इस कैपिटल जी को कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या भाई, इस कैपिटल जी को क्या बोला गया है? तो क्या निकल के आया कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडी यदि एक का मास m है, इसको आप जो भी लिख सकते हैं कि F इज कैपिटल G m1. ठीक है,
यू भी लिख सकते हैं अगर ये M1 M2 हो तो, अगर ये M1 M2 है तो दे आर M1 M2 मतलब ठीक है। तो फोर्स किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी गवर्न्ड बाय दिस रिलेशन, ठीक है, एंड नेचर विल बी अट्रैक्टेड एंड द नेचर विल बी अट्रैक्शन। ये बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एक यूनिवर्सल लॉ हो गया जिससे कि कोई भी दो बॉडी दुनिया में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपकी दूसरी शंका का समाधान कर देते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, लेट अस ट्राई टू टेक अ डिफरेंट एग्जांपल। अभी क्या है देखते हैं। मैं हूं जो मैं ये खड़ा, ठीक, मैं खड़ा, मेरा मास कितना है। एक चीज मैं भूल गया, द वैल्यू ऑफ जी इज एक्चुअली 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, ओके। और आपका फोर्स था F इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M d स्क्वायर इंटू कैपिटल G। सो कैपिटल G इज व्हाट, F इंटू d स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो इसकी यूनिट क्या है भाई, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। So this is the unit of the capital G and this is the value, what is this, Newton meter square per kg square, ठीक है। ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं कि when I am standing here why I do not get attracted, या मैं भाग के या मैं चिपक के या कोई चीज मुझ पे आके क्यों नहीं चिपक जाती, ठीक है। मान लो मेरा वजन कुछ भी है, m है, सामने ना ये एक ऊपर एक फैन है, ठीक है। मान लो इसका वजन कुछ स्मॉल है, इधर एक टेबल है, इधर एक और आदमी है जिसका मास कुछ स्मॉल m1 है, यहाँ कोई और एक आदमी है जिसका मास स्मॉल m2 है, यहाँ कोई और है, let's say there is a TV, इसका मास m3 है, यहाँ पे बेड है, इसका मास m4 है, डिस्टेंसेस हैं d1, d2, d3, d4, d5, d6, so on। इतने सारे लोगों से मैं घेरा हुआ हूं। अब आप अपनी समझ के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसने मुझे इधर खींचा, 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 इसने मुझे इधर खींचा। ये फोर्स यहां भी कुछ है, उसने मुझे इधर खींचा, यहाँ खींचा। ये सारे फोर्सेस मैं कैसे खींच रहा हूं, इधर 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 इधर, हर तरफ में मेरे को अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं। तो कोई अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट because of all forces balancing them out, there is
अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन जब आप ऊपर यूं पड़े होते हो, जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे क्यों पड़ते हो? जब नीचे, अभी ये भी जो अर्थ है ना, इसका इतना ज्यादा मास है भाई, क्या है फोर्स, क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल d स्क्वायर। इसमें ये m जो है ना, ये इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू है कि ये सब पे भारी पड़ जाता है अट्रैक्शन फोर्स। अभी लेकिन अगर बगल में आके सूरज खड़ा हो जाए ना तो खेल चेंज हो जाएगा। यहां अगर मैं सूरज को बैठा दूं, मेरे जस्ट ऊपर सूरज आ जाए और नीचे धरती रहे तो सूरज मुझे ले जाएगा। सो इफ देयर इज एक्सेसिवली हैवी बॉडी अगेंस्ट यू ओनली इन वन डायरेक्शन, then there is a chance, then there is a chance, और पीछे की तरफ कुछ भी ना हो तब। ठीक है दोस्तों, so this is how we understood that why am I not getting attracted towards anything, मैं क्यों नहीं जाके किसी से चिपक जाता, so and so and so। तो हमने इस पूरे के पूरे फोर्स से एक बात ये समझ ली और हम आगे इसको और करते रहेंगे। We will try to understand it further. In our next chapter, we'll go further in this particular lecture. Thank you very much for being with Prerna Tutorials.